अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बेसिकली लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, जिसमें हम लास्ट टाइम कोलियन थ्योरी स्टडी कर रहे थे रिएक्शन रेट्स के हवाले से। आज हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट जैसा कि आपके पास ये ऐसी स्टेट को कहते हैं जो दो स्टेजेस के दरमियान में आपके पास मौजूद होती है। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हमें क्या बताती है? It tells us about the continuous series of changes in bond distances when the reacting molecules approach each other. एक्चुअली क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जो है कोलियन करते हैं और एक दूसरे की विसिनिटी में आते हैं, तो उनके दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस के हवाले से कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एक्सप्लेन करती है उन बिहेवियर्स को जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान तसादुम के दरमियान प्रोड्यूस होते हैं। During these changes in configuration of molecules, energy changes takes place. यानी जब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स की अरेंजमेंट को कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स किस तरह से अरेंज हैं उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और उसमें जो चेंज है बेसिकली एनर्जी के चेंज का सबब बनता है। द मॉलिक्यूल्स विच आर रिएक्टिंग फॉर्म अ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद उनकी एक ख़ास किस्म की ओरिएंटेशन होती है और वो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, और प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होने से पहले वो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाती है। ये हमारे पास जो है एक सेंट्रल स्टेज है जहाँ पे सीरीज़ ऑफ चेंजेस होती हैं बॉन्ड डिस्टेंसेस के हवाले से, प्लस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, और फिर जाकर आपके पास वो मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसफॉर्म होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है विच इज़ फॉर्म डज नॉट रिप्रेजेंट एन ऑब्जर्वेबल सब्सटेंस, यानी ये आपके पास एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप सब्सटेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको आइसोलेट भी नहीं किया जाता। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जिसको हम जिस स्टेज को हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ये एज्यूम किया जाता है कि इसमें ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये पोजेस करती है ये स्टेज, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेज या ट्रांजिशन स्टेट, लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड लेंथ, मॉलिक्यूलर वेट, एंथैल्पी यानी एनर्जी के चेंज, हीट के कंटेंट्स में चेंज, अलॉन्ग विद द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो मॉलिक्यूल बेयर करता है। तो ये तमाम वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो रियल मॉलिक्यूल्स की होती हैं, जो आपके पास बेसिकली एज्यूम की जाती हैं फॉर द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन स्टेट की अगर हम बात करें किसी भी रिएक्शन के हवाले से, तो ये एक हाईएस्ट पॉइंट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं रिएक्शन के हवाले से, जिसमें रिएक्टेंट हाई एनर्जी पर होता है या प्रोडक्ट लो एनर्जी पर होता है और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, पीक पॉइंट, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट से हाईलाइट करते हैं। लेट्स सपोज के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक X2 है और एक Y2 है, और आप देख सकते हैं ये दोनों आप आपस में टकराने के बाद ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए प्रोडक्ट बना रहे हैं XY। सो लेट्स सी कि ये कैसे हो रहा है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स XX और YY के बॉन्ड्स जो हैं आपस में जो है क्लोज विसिनिटी में आने के बाद जो है एक स्टेज से गुजरेंगे जिसमें ऑलरेडी इनके जो अपने बॉन्ड्स हैं वो ब्रोक होंगे, और डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, यानी बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है एट द सेम पॉइंट। और इस स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं जहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड्स नहीं होते, और ये फर्दर जाकर आपके पास ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट में, जिससे आपके पास एक XY और ये नीचे वाला दूसरा XY मिलकर 2XY के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट आप देख सकते हैं किसी भी रिएक्शन में ये होती है। अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं जो बहुत सारे स्टेप्स पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ आपके पास रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टेप पर मुश्तमिल होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, यानी सेवरल स्टेप्स। हर स्टेप में आपके पास जो है वो ट्रांजिशन स्टेट गेन होती है या इंटरमीडिएट बनता है, और ऐसे स्टेप्स में जो एक से ज़्यादा में हो और उसमें आपको ट्रांजिशन स्टेट वक्तन फवक्तन देखने को मिलेंगी हर स्टेप के अंदर, तो उसमें ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो स्लोएस्ट स्टेप से गवर्न किया जाता है, और स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं, रेट लिमिटिंग या रेट डिफाइनिंग स्टेप भी कहा जाता है। और उसमें जो भी आपके पास अनासर शामिल हैं वही रेट की जो है का डिसीजन करते हैं कि किस तरह से काम होगा। मैथमेटिकली अगर लेकर चलें हम इस चीज़ को, तो सपोज कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन को कि X और Y रिएक्टेंट्स हैं,
जो ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरे, जो कि रिवर्सिबल भी है, और उसमें जो रेट कांस्टेंट है उसे हम के स्टार से शो कर रहे हैं, और ये ट्रांजिशन स्टेट फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, और ट्रांजिशन स्टेट को आप शो कर रहे हैं एक्स स्टार से। सो कीप इन माइंड कि आपके पास यहाँ पर जो कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, जिसको एक साइंटिस्ट है आयरिंग, उसने इस तरह से शो किया कि रेट कांस्टेंट के, आप किसी भी रिएक्शन का अगर आप लिखें तो ये एक एक्सप्रेशन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आता है, आपने इस एक्सप्रेशन को याद करना है जो आयरिंग ने दिया, दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर टी ओवर एन ए एच के स्टार। सो ये यहाँ पर अगर हम इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे, और इस इक्वेशन 1 में एन ए हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर, और के स्टार क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये स्टार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से जुड़ा है, ट्रांजिशन स्टेट से जुड़ा है, जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में जाने से पहले बनाते हैं। सो आपके पास इस एक्सप्रेशन को अगर हम लें तो ये जो के स्टार है, जो इस वक्त आप इक्वेशन में देख सकते हैं, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट एक्स स्टार ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो आपके पास रिएक्टेंट में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ वाई आ जाएगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा के स्टार, ये रिलेट करता है गिब्स की फ्री एनर्जी से, जिसे हम डेल्टा जी स्टार कहते हैं, और ये थर्मोडायनेमिक्स की एक वेल नोन इक्वेशन है जिसे हम क्लॉजियस क्लैप्रिकॉन इक्वेशन कहते हैं। तो वहाँ से ये ली गई है, दैट इज द एक्सप्रेशन हैविंग डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के स्टार। ये एक्सप्रेशन ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 ये आपने जहन में रखना है इस टॉपिक को अटेम्प्ट करते हुए, ये इक्वेशंस आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम नेचुरल लॉ के स्टार को एक तरफ रहने दें, तो डेल्टा जी स्टार के साथ दूसरी तरफ से आर टी आकर डिवाइड हो जाएगा और माइनस साइन भी साथ अटैच हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ यूँ है, नेचुरल लॉग के स्टार इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी। अब आप इस एक्सप्रेशन का एंटी लॉग लें तो ये तो आपका नेचुरल लॉग ख़त्म हो गया, तो ये बन जाएगा के स्टार, और दूसरी तरफ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ई माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी। सो ये इसकी पावर बन जाएगी। सो डेल्टा जी स्टार, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि ये फ्री एनर्जी है फॉर एक्टिवेशन। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये के स्टार की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा के इज इक्वल टू आर टी ओवर एन ए एच ई माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम देख सकते हैं। इक्वेशन 3 हमें इंफॉर्मेशन देती है टेम्परेचर का इफेक्ट और फ्री एनर्जी का इफेक्ट, कि किस तरह से ये दोनों इफेक्ट्स रेट कांस्टेंट पर किसी भी केमिकल रिएक्शन के असरअंदाज होते हैं। इस इक्वेशन में 2 फैक्टर्स हैं, एक तो है हमारे पास, अगर हम इसे गौर से देखें तो ये है जी आर टी ओवर एन ए एच का एक्सप्रेशन, और दूसरा फैक्टर है एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी। अगर हम टेम्परेचर को इस पहले फैक्टर के लिहाज से टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो दूसरा फैक्टर आपके पास, यानी फर्स्ट फैक्टर कांस्टेंट हो गया। सो रेट कांस्टेंट जो है सारे का सारा अब इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा, सेकंड फैक्टर पर डिपेंड करेगा। सो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द सेकंड फैक्टर, जिसमें फ्री एनर्जी चेंज मौजूद है। सो डेल्टा जी नॉट अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो सेकंड फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी होगी। सो रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा फेवरेबल होगा। यहाँ से एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर होगी डेल्टा जी स्टार की, उतना ही रेट कांस्टेंट बढ़ेगा फॉर अ केमिकल रिएक्शन, और ये फेवरेबल होगा केमिकल रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन नंबर 3 से अपने जो है रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सेकंड चीज़ जो है कि ट्रांजिशन स्टेट थेरी को, जो आपने प्रीवियसली थेरी पढ़ी थी कोलियन थेरी, उस पर काफ़ी बर्तरी हासिल है, और वो किस लिहाज से हासिल है, लेट्स सी। कोलियन थ्योरी में हम रिएक्शन रेट्स के हवाले से जब बात करते थे तो हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर पी को हमने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हमने आर्बिट्रेरली कंसिडर किया था। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में हमारे पास एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एस स्टार, इसे जस्टिफाई किया गया है, यानी एनर्जी चेंज से, एंट्रोपी कहते हैं एनर्जी चेंज यानी डिसऑर्डर, तो वो उससे हम इस हाईलाइट करते हैं। सेकेंड फैक्टर जो कोलियन थ्योरी में था वो हम एज्यूम करते थे कि मॉलिक्यूल्स, आपके पास जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि ज़्यादा मुनासिब, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है रिगार्डिंग दी कोलियन थ्योरी कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास एडवांटेजेस हो गए कोलियन थ्योरी के हवाले से। अब हम जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसमें बायोमोलिकुलर का कॉन्सेप्ट आ रहा था, अब हम पढ़ेंगे कोलियन थ्योरी ऑफ द यूनिमोलिकुलर एक्शंस।
इस पर आपके पास किसने काम किया? लिंड्समैन ने 1922 के अंदर जो है एक मैकेनिज्म पेश किया जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की नेचर को हाईलाइट करता था। इनफैक्ट जितने भी कोलियंस हम देख रहे हैं अब तक, उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और टकराने पर वो एनर्जी हासिल कर लेते हैं जिससे वो फर्दर जो है प्रोडक्ट बना सके। और इट इज़ बिलीव दैट ऑल द रिएक्शंस एट लीस्ट बाय मॉलिक्यूलर, के तमाम रिएक्शंस को बाय मॉलिक्यूलर होना है, क्योंकि जब वो टकराएंगे तो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं कोलियन के दौरान। तो लिंड्समैन ने यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को हाईलाइट किया जिसमें एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को स्टडी करने के लिए लिंड्समैन ने प्रपोज किया कि सच रिएक्शंस आल्सो प्रोसीड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय कोलियन, कि जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं वो भी फॉरवर्ड ही मूव करते हैं और कोलियन के थ्रू ही मूव करते हैं, और उनमें भी एनर्जी जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होती है, तो तभी काम होता है। सो इस चीज़ के लिए उसने सपोज किया कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, उसका मॉलिक्यूल है ए और वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ए कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो ए का जो डिसअपियर होना है, आप उसको रेट के तसादुम में ले सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इन दिस एक्सप्रेशन। सो हमारे पास मैथमेटिकली ये क्या बनेगा? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर ए। सो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास रेट कांस्टेंट किया आ जाएगा, जो कि इस सेक्शन को हाईलाइट करता है। सो लिंड्समैन के मुताबिक जो सब्सटेंस ए के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, और इन कोलियंस के दौरान कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाती है। उन मॉलिक्यूल्स को उसने कहा कि वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ए के, और उसे हम डिनोट करेंगे ए स्टार से। सो जो एडेड एनर्जी, जो इजाफी एनर्जी ऐड हो रही है, वो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगी और ये फर्दर उसे तोड़ने में मदद देगी कि वो फर्दर प्रोडक्ट बनाए। सो लिंड्समैन ने ये भी कहा कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज नहीं होते फ़ौरन, लेकिन एक्टिवेटेड स्टेट में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रह सकते हैं, और ये डीएक्टिवेट होते हैं तब जब इनका टकराव किसी ऐसे मॉलिक्यूल से हो जो लेस एनर्जेटिक हो। तो ये आपके पास उसने कुछ कंडीशंस हमारे सामने रखी। इन अदर वर्ड्स कि वी हैव टू वेज कि हम ए स्टार यानी एक्टिवेटेड को डीएक्टिवेट कर सकें। पहली वजह कि जब वो किसी भी मॉलिक्यूल ये वाले मॉलिक्यूल जब टकराते हैं, दे में कोलाइड विद डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, तो वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डीएक्टिवेट हो सकते हैं जब वो ए के साथ टकराएं। सेकेंड केस ये है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स या तो प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जाएं कोलियन से पहले। तो ये दो अनासर हैं जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब 3 स्टेप्स हमारे पास इन तमाम बातों के साथ आते हैं। पहला केस क्या है कि ए के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे तो पहला जो हमारे पास रेट आएगा वो रेट कांस्टेंट फॉर 1 होगा, जिसमें आपके पास मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो रहा है और उसे हम ए स्टार से शो कर रहे हैं प्लस ए। तो ये स्टेप एक्टिवेशन का है। रेट हम जब इसका लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो ये रेट आपके पास K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी, जिसमें एक्टिवेशन का रेट हम देख रहे हैं। सेकेंड केस है कि यही एक्टिवेटेड और आपके पास ए का मॉलिक्यूल आपके पास फिर फर्दर आपस में, यानी यही एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जब ए के साथ टकराएगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब रेट कांस्टेंट को हम K2 से रिप्रेजेंट करेंगे और ए प्लस ए आ जाएगा, यानी अब हमारा जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल था ए के साथ टकराने पर डीएक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 1 आपको इक्वेशन नंबर 2 से समझ आ जाता है कि किस तरह से डीएक्टिवेशन मुमकिन है। सो इस एक्सप्रेशन का रेट हम जब लिखते हैं दैट इज इक्वल टू K2 ए स्टार कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो ये आपके पास रेट में हमेशा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को लिया जाता है, तो ये डीएक्टिवेशन की इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और थर्ड केस क्या है कि यही आपके पास जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये ए के साथ टकराने की बजाय सीधा प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जाए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले। तो इस स्टेप को हम डीकम्पोजिशन कहेंगे और ये K3 से डिनोट की जाएगी। रेट इज इक्वल टू K3 ए स्टार। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी। और यहाँ पर आप देखें तो K1, K2 और K3 ये तमाम रेट कांस्टेंट्स हैं जो तीनों स्टेप्स में हैं। और ओवरऑल रेट अगर हम इसमें वैल्यूएट करें तो हम स्टेप नंबर 3 से करेंगे, और अगर हम स्टेप नंबर 3 को डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार चाहिए जो कि एक इंटरमीडिएट है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे आइसोलेट नहीं कर सकते तो हम इसके लिए एक कंडीशन लगाते हैं जिसे कहते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। सो ए स्टार की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का असूल लगाएंगे। ये असूल ये कहता है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लाइव्ड इंटरमीडिएट ए स्टार
in low concentration is equal to the rate of disappearance of A स्टार, यानी हमारे पास उस शॉर्ट लाइव्ड या इंटरमीडिएट का रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के इक्वल होगा, यानी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के इक्वल होगी। इस चीज़ को अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल कहते हैं। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए स्टार को अगर आप लें तो वो आपको इक्वेशन 1 से मिलती है, रेट इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 2। और अगर हम डिसअपीयरेंस की बात करें ए स्टार की, तो वो हमें 2 और 3 दोनों स्टेप्स में डिसअपीयर होता हुआ नजर आ रहा है ए स्टार। सो हम दोनों के रेट्स को इक्वेशन नंबर 2 और 3 से यहाँ पर ऐड कर लेंगे, जो दोनों डिसअपीयरेंस को शो कर रहे हैं। और इस असूल के मुताबिक अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के इक्वल है फॉर दिस स्पीशी ऑफ ए स्टार। सो हम दोनों के रेट्स को बराबर कर देंगे। तो K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू K2 ए स्टार विद ए प्लस K3 ए स्टार। सो K1 ए रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू, इधर से आपके पास ए स्टार कॉमन आ जाएगा तो पीछे रह जाएगा K2 ए प्लस K3। सो ए स्टार को यहाँ पर ही रहने दें, तो ये K1 ए स्क्वायर के साथ नीचे आकर K2 ए प्लस K3 डिवाइड हो जाते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अगर हम ओवरऑल प्रोग्रेस देखें रिएक्शन की फ्रॉम स्टेप नंबर 3 जो हमने यहाँ पर डीकम्पोजिशन में देखा, तो हमने देखा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो उसके लिहाज से जब हम रेट लिखते हैं तो हम कहते हैं कि माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट फॉर द 3 विद ए स्टार। तो आप इस इक्वेशन में अब ए स्टार की वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू K3। और K3 के बाद ए स्टार की जगह आप क्या लिखेंगे, K1 ए का स्क्वायर और ओवर K2 ए प्लस K3। ये एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 कहलाएगी, जो हमें आगे कुछ स्टडी करने में फ़ायदा देती है। अब हम लगाएंगे कंडीशंस प्रेशर की और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 5 पर हम जो है अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास अगर प्रेशर हाई है, तो हाई प्रेशर पर क्या होता है कि गैशियस सब्सटेंस के जो ए मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। जब वो क्लोज विसिनिटी में आएंगे तो पॉसिबिलिटी कोलियन की बढ़ जाती है, और कोलियन की पॉसिबिलिटी बढ़ना हमारी इक्वेशन नंबर 2 को हाईलाइट करती है। और 2 और 3 में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो रेट कांस्टेंट K2 और K3 में आप जब कंपैरिजन करें तो हाई प्रेशर पे क्योंकि कोलियन बढ़ रहा है और कोलियन बढ़ने से आपके पास डीएक्टिवेशन का चांस ज़्यादा होता है, तो K2 ग्रेटर होगा, K3 स्मॉलर होगा। तो K2 का रेट एक्सप्रेशन आपने अभी इक्वेशन नंबर 2 में देखा, K2 ए स्टार ए, जो आप इसके सामने लिखेंगे, और K3 का एक्सप्रेशन है जी K3 ए स्टार। सो इन दोनों में क्योंकि K3 स्मॉलर है, अब अगर ए स्टार को देखें तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, पीछे रह गया K2 विद कंसंट्रेशन ऑफ ए ग्रेटर देन K3। सो K3 क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी में है, तो इक्वेशन नंबर 5 में जब हम ये कंडीशन एट हाई प्रेशर की लगाएंगे तो K2 ए तो ग्रेटर है, K3 आपके पास स्मॉलर है, तो डिनोमिनेटर का K3 आपके पास इग्नोर हो जाएगा। जो चीज़ स्मॉलर में हो और डिनोमिनेटर में मौजूद हो उसे इग्नोर कर देते हैं। तो माइनस डी ए ओवर डी टी, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा। तो K1 K3 ए की कंसंट्रेशन विद स्क्वायर पावर ओवर K2 और साथ ए आ जाएगा और K3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट में ये ए ऊपर वाले ए से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 K2 ए K3 ए ओवर K2। क्वेश्चन नंबर 6 कहलाएगी ये। तमाम कॉन्स्टेंट्स को हम सिंपल कॉन्स्टेंट से डिनोट कर सकते हैं, तो ये एक रेज टू द पावर 1 बन जाती है, जिसे क्वेश्चन नंबर 7 कहेंगे। तो हाई प्रेशर पर हमारे पास रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। लो प्रेशर करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टाइप के पास ज़्यादा टाइम होगा कि वो डीएक्टिवेट हो, और स्टेप नंबर 3 ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो स्टेप नंबर 3 में कोलियन कम होगा, तो स्टेप नंबर 2 आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, स्टेप नंबर 3 ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब K3 ग्रेटर होगा K2 ए से। सो उसी क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम इसे पुट करेंगे तो माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 K3 ए का स्क्वायर। अब नीचे में से डिनोमिनेटर में K2 ए का फैक्टर आप इग्नोर कर देंगे, तो K3 का एक्सप्रेशन बचेगा। ये तमाम कॉन्स्टेंट्स को आप एक कॉन्स्टेंट से डिनोट करें तो ये ए की कंसंट्रेशन स्क्वायर आ जाती है इक्वेशन नंबर 8 के मुताबिक। तो लो प्रेशर पर आपका रिएक्शन सेकंड ऑर्डर बन जाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर में आपके पास एट लो प्रेशर चेंज होना ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में ऑब्जर्वेबल है। जैसा कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन
एजोमीथेन की थर्मल डिकम्पोजिशन में आपके पास इथेन और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी तरह नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है जब ये थर्मली डिकम्पोज होता है। तो ये रिएक्शंस कंफर्म करते हैं लिंड्समैन के मैकेनिज्म को, और ये रिएक्शंस आपके पास सोल्यूशन स्टेट में ज़्यादा फ्रूटफुल हैं विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यूनिमोलिकुलर चेंज इज कंट्रोलिंग एंड द मैकेनिज्म इज फर्स्ट ऑर्डर। तो हाई प्रेशर ज़्यादा प्रिवेल करता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि ब्रेकेज होती है, फॉर्मेशन होती है, ये आपने देख लेना है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसी तरह ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास मॉलिक्यूल्स अपनी बिहेवियर को चेंज करते हैं, और किस तरह से चेंजेस होते हैं, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स थ्रू विच द रिएक्शन इज सपोज टू टेक प्लेस, उसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म टेंटेटिव होता है, ये कंसिस्टेंस भी होता है विद अवेलेबल एविडेंस। इसमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स भी होते हैं, और तमाम वो स्टेप्स जो एक मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, उसे हम एलिमेंट्री स्टेप्स कहते हैं। एलिमेंट्री स्टेप्स रियल भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं, और इसमें 3 या लेस देन 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की सूरत में होते हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स नॉलेज ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उनमें रेडियो एक्टिव ट्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ये मैकेनिज्म को प्रपोज भी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। और इन रिएक्शन रेट की डिपेंडेंस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और उससे हम मैकेनिज्म को जान सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास पॉस्टुलेटेड मैकेनिज्म और एक्सपेरिमेंटल लेट रॉ में एक आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, और एलिमेंट्री स्टेप्स का आपके पास ओवरऑल जो है केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू ही ये काम करता है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि मैकेनिज्म कैसे असाइन करते हैं। कम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि मैकेनिज्म कैसे असाइन होगा। एक तो रेट ला एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए, दूसरा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ लो ऑर्डर होनी चाहिए, और तमाम स्टेप्स को ऐड करके हम कम्प्लेक्स रिएक्शन की नेचर को जानते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। बेस्ट ऑफ लक।